पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन पर जिला प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए धमधा तहसील के ग्राम बसनी में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को हटाया और सरकारी भूमि को शासन के पक्ष में सुरक्षित किया। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024 की स्थायी प्रतीक्षा सूची को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। दुर्ग और पाटन जनपद पंचायत में अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आवास प्लस एवं स्थायी प्रतीक्षा सूची के सत्यापन संबंधी दिशा निर्देश साझा किए गए। 24 जून 2026 को सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभाओं का माध्यम से ड्राफ्ट स्थायी प्रतीक्षा सूची का क्रॉस वेरिफिकेशन एवं अनुमोदन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक पात्र और जरूरतमंद परिवारों की पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही हितग्राहियों तक पहुंचे। प्रशासन का कहना है कि यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और जन विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। भिलाई स्टील प्लांट से स्क्रैप चोरी कर करोड़ों की अवैध कमाई करने वाले संगठित गिरोह पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी संजय सिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक चोरी से की हुई कमाई को जमीन, मकान और सोने चांदी के गहनों में निवेश किया गया था। जांच के दौरान आरोपी के लॉकर से करीब 50 लाख रुपए के जेवर और लगभग 3 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की हैं, जिनका इस्तेमाल कबाड़ की तस्करी में किया जाता था। फिलहाल आरोपियों की संपत्तियों, बैंक खातों और निवेश की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर इन्हें जब्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। नगर निगम पालिक भिलाई में परामर्शदात्री समिति की बैठक निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे की मौजूदगी में आयोजित की गई। बैठक में स्वायत्त शासी कर्मचारी और महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बैठक में कुल 18 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों ने निगम ठेका प्रथा समाप्त करने, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने तथा रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठनों ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइनमैन, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट, प्लम्बर और तकनीकी सहायकों के लिए पदोन्नति चैनल तय कर नए पदों की स्वीकृति की भी मांग की है। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण, आवास आवंटन, अवकाश नकदीकरण, भुगतान और कर्मचारियों के लिए वाहन स्टैंड जैसी मांगों पर भी चर्चा हुई। निगम आयुक्त ने सभी मांगों का बिंदुवार परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया। दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में देर रात वृंदा नगर निवासी अन्नू यादव पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायलों को तत्काल सुपेला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल अन्नू यादव अपने मोहल्ले के सामने नाश्ते की दुकान संचालित करता है। देर रात कुछ लोगों ने इस पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस की शुरुआती जांच में हमले की वजह पुरानी रंजिश सामने आ रही है। हालांकि विवाद के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बाहरी लोगों की आवाजाही और कथित नशे के कारोबार को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर
कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों के पात्र वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के कुशल श्रम आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। योजना के माध्यम से जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण और टिकाऊ रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना भी शुरू की जाएगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास, रोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले इन फैसलों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर के पास बने निर्माणाधीन विवादित ढांचे पर मंगलवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से पूरे निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त किया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर परिसर के आसपास की सड़कों को स्थायी रूप से बंद कर दिया और पूरे अभियान की निगरानी की गई। अधिकारियों के अनुसार जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था उसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी थी। प्रशासन का कहना है कि नियमानुसार और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए विवादित निर्माण को हटाया गया है। भूमि संबंधी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया। इस निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे थे कि सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है। कई संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। रायगढ़ जिले में नकली शराब के संगठित नेटवर्क का खुलासा होने के बाद फरार चल रहे आरोपी विनय सिंह ठाकुर की तलाश तेज कर दी गई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के अनुसार 8 जून को कोतरा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम थानागर में संयुक्त कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नकली शराब, स्प्रिट, फर्जी होलोग्राम और नकली लेबल बरामद किए गए थे। जांच में खुलासा हुआ गिरोह शराब में स्प्रिट मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाता था और रंग फीका पड़ने पर चाय पत्ती का रंग मिलाकर उसे असली शराब जैसा बनाकर बेचता था। इसके बाद नकली होलोग्राम और फर्जी लेबल लगाकर विभिन्न क्षेत्र में कोचिया के माध्यम से बिक्री की जाती थी। मामले में पहले ही दुष्यंत पप्पू पटेल और सुभाष पटेल को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार आरोपी विनय सिंह ठाकुर के खिलाफ अब संपत्ति कुर्क की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस ने आम नागरिकों से आरोपी के संबंध में सूचना देने की अपील की है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी क्षेत्र स्थित बतरा डैम में मछली मारने गए 9 ग्रामीणों की नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद 6 ग्रामीण तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन 3 ग्रामीण डैम के गहरे पानी में लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं करंजी पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगातार तलाशी के बावजूद 10 घंटे बाद भी लापता ग्रामीणों का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि डैम में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद ग्रामीण रात करीब 2 बजे चोरी छिपे जाल डालने पहुंचे थे। इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। फिलहाल प्रशासन और राहत दल लापता ग्रामीणों की तलाश में जुटे हैं। पूरे गांव में घटना के बाद चिंता और मातम का माहौल है। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवरा इलाके में मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त वाहन में करीब 30 मजदूर सवार थे, जिनमें महिलाएं और कई नाबालिग भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खोने से यह दुर्घटना हुई। हादसे में 19 मजदूर घायल हो गए हैं। कई मजदूरों के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल सूरजपुर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। घायलों में एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है और मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। देश में नक्सलवाद के लगभग खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़े अभियान की कमान संभाल चुके हैं। केंद्र सरकार डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट की रणनीति पर काम कर रही है। सीमा सुरक्षा और घुसपैठियों को रोकने को लेकर सुरक्षा एजेंसी और राज्य प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठकें लगातार हो रही हैं। सरकार ने सीमाओं पर जीरो इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी लागू की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन, रडार, थर्मल कैमरे
और सेंसर आधारित सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है। सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण को चिन्हित कर हटाने का अभियान चल रहा है। वहीं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किया गया है ताकि घुसपैठ और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलावों की जांच के लिए उच्च स्तरीय डेमोग्राफिक मिशन का गठन किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि देश के हर अवैध घुसपैठी की पहचान कर उसे वापस भेजा जाएगा। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता लेते हुए 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में एक्सियन कलेक्शन जानकीपुरम गौरव कुमार, FSSO कमलेंद्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता अनिल कुमार और जूनियर इंजीनियर प्रमोद पांडे शामिल हैं। प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर पुलिस ने अलीगंज अग्निकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ल और कुशाक कृष्ण जायसवाल भी शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में 6 नामजद अभियुक्तों समेत अन्य जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद बिल्डिंग मालिक के फरार होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस जब उसके आवास पर पहुंची तो घर पर ताला लगा मिला। पुलिस फरार मालिक की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के रीवैल्यूएशन रिजल्ट में रांची की अवनी केजरीवाल ने नया इतिहास रच दिया। डीपीएस रांची की छात्रा अवनी को पहले जारी हुए रिजल्ट में 95.2% अंक मिले थे, लेकिन अपने प्रदर्शन पर भरोसा रखते हुए उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया। पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके 24 अंक बढ़ गए और उन्होंने 500 में से 500 अंक हासिल कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। अवनी को इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में 100 में 100 अंक मिले हैं, जबकि अतिरिक्त विषय ग्राफिक्स में 99 अंक प्राप्त हुए। रीवैल्यूएशन के बाद इंग्लिश में 81 में 100 और बिजनेस स्टडी में 95 में 100 अंक हो गए, जिससे उन्हें ऑल इंडिया टॉपर बना दिया। अवनी अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती हैं और भविष्य में सफल उद्यमी बनने का सपना देख रही हैं। CUET UG 2026 की परीक्षा दे चुकी अवनी की यह सफलता लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो अपने प्रदर्शन पर विश्वास रखते हैं। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान को आज भी अधिकांश यूरोपियन देश आधिकारिक मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन और तालिबान के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए तालिबान के 5 अधिकारियों को बेल्जियम ने विशेष तौर पर एक दिन का वीजा जारी किया है। ये अधिकारी ब्रुसेल्स पहुंचकर उस अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिनकी शरण याचिकाएं खारिज हो चुकी है और जिन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने की तैयारी चल रही है। बेल्जियम का कहना है कि यह कदम तालिबान सरकार को मान्यता देने के बराबर नहीं है। हालांकि मानवाधिकार संगठन ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का आरोप है कि एक तरफ यूरोपियन देश तालिबान के मानवाधिकार उल्लंघनों की आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वासन की प्रक्रिया के लिए उसी सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूरोप के कई देश इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और बेल्जियम में तापमान लगातार बढ़ रहा है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। फ्रांस में गर्मी से जुड़ी घटनाओं में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने गंभीर है कि देश के आधे से ज्यादा इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। करीब 3 करोड़ 90 लाख लोग इस चेतावनी के दायरे में हैं और 1350 से ज्यादा स्कूल को बंद करना पड़ा। ब्रिटेन में भी 6 क्षेत्रों में रेड हेल्थ वार्निंग जारी की गई है। स्पेन के ठंडे माने जाने वाले शहर सेबेस्टियन में भी तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इटली के 12 शहरों में रेड हीट अलर्ट लागू है, जबकि दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एक परमाणु संयंत्र को रिएक्ट बंद करना पड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिम यूरोप के ऊपर बने हीट डोम और जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में यह हीट वेव और गंभीर रूप ले सकता है। आज के समाचार यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।